लेक्चर में हम पढ़ेंगे बिग डेटा के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है वो है बिग डेटा। बिग डेटा कहने को तो एक अलग ही फील्ड है, बहुत बड़ा फील्ड है, एंड दिस वन इज द हॉट टॉपिक इन करंट सिनेरियो। लेकिन इसको हम क्लाउड कंप्यूटिंग के रिस्पेक्ट में भी पढ़ेंगे एंड थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे कि बिग डेटा का कॉन्सेप्ट क्या होता है। So before starting the big data, let us talk about what is data. तो आप लोग फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में हर जगह डेटा का यूज करते हैं। बेसिकली डेटा का यूज हर जगह करते हैं और खास करके सेकेंड ईयर में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कोर सब्जेक्ट भी पढ़ा है। बट डेटा होता क्या है? एक डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा डेटा के बारे में कि डेटा इज अ रॉ फैक्ट, not fact, raw material, and with the help of these data we can find the information. With the help of these data we can find the information. Yes. And when we talk about the information, then this is already understood that information is a relevant. If there is any information that is not relevant, then what is the meaning of information? So data is a raw material, and with the help of data we can find or we can create or we can fact the information. And when these data in huge format means data बहुत बड़ा हो गया जिसको हम ट्रेडिशनली अपने नॉर्मल कंप्यूटर में स्टोर नहीं कर सकते हैं, जिसको प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, that will become under the concept of big data. So a data in big amount is called big data. Like ऐसे कि आपके हार्ड डिस्क की साइज 1 टेराबाइट है, 2 टेराबाइट है, 5 टेराबाइट है, 10 टेराबाइट है, then you can easily handle these types of data. But अगर आप एक एग्जांपल कंसीडर करिए कि आप YouTube के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं, then you cannot imagine that in YouTube there is a 20 GB high definition videos uploaded every hour. 20 GB डेटा पर आवर अपलोड हो रहा है, और जब डाउनलोड की बात करते हैं देन अपलोडिंग इज द 10% एंड डाउनलोडिंग इज द 90%। मीन्स अगर हम डाउनलोडिंग की बात कर लें देन 20 GB इंटू 9 पर आवर की स्पीड से डाउनलोड हो रहा है। अगर 24 घंटे की बात कर लें मीन्स पूरे दिन की बात कर लें तो कितना डेटा होगा, और पूरे साल की बात कर लें तो कितना डेटा होगा, मीन्स यू कैन नॉट काउंट। और YouTube 2005 के नियर अबाउट लॉन्च हुआ था, तो 2005 से 2020 तक पिछले 15 सालों में कितना डेटा YouTube के पास होगा। So to store that types of data which is near about uncountable, like I will say terabyte, petabyte, exabyte, zettabyte, all these data when available, then we cannot store or we cannot process this data with the help of traditional approach. Like as you can say that you use database management system to store the data, or you apply the processing with the help of Java or with the help of XML to process the data, then this traditional concept will not work in this case. So this is the normal scenario. एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप एक नॉर्मल वेबसाइट को ओपन करिए, जैसे आप अपने कॉलेज की वेबसाइट को ओपन करिए और उस पर कोई वीडियो अपलोड हो, उस वीडियो को रन करिए, देन द running time or the execution time of that video and the execution time of video available on YouTube. एक YouTube पे वीडियो पड़ा हुआ है, उस वीडियो को आप रन करिए, चलाइए, और एक आपके कॉलेज वेबसाइट पे वीडियो पड़ा हुआ है, उसको आप लोग रन करिए, then you can find what is the execution difference. जबकि हमारा नॉर्मल कॉलेज का वेबसाइट कितना मैक्सिमम 2, 4, 5, 10 अप टू 20 GB, इससे ज्यादा डेटा हमारे कॉलेज वेबसाइट पे नहीं होगा।
but in the case of YouTube, you know, there will be more than 1000 trillions of data available. So the execution of YouTube video still is taking less time in compare of college videos. So ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं भाई? YouTube या Facebook इतना जल्दी कैसे रिस्पॉन्स करता है? So there are a different technique to response the data, or there are different technique to execute the data. So पहले अभी हम डेटा की बात कर रहे हैं. So डेटा कितने वैरायटीज के होते हैं और डेटा कहां कहां से आते हैं, पहले हम इनको देखते हैं. So when we talk about the types of data, then there are basically 3 types of data. और इसको मैं पहले भी बता चुका हूं, पिछले कई वीडियो में बता चुका हूं डेटा के बारे में. अगेन वी विल डिस्कस. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा. फर्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड डेटा. सेकेंड वन इज अ सेमी स्ट्रक्चर्ड. एंड थर्ड वन इज अ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. तो ये 3 तरीके के हमारे पास डेटा, जो नॉर्मल हम डेटा बोलते हैं. तो अगर डेटा को फिर से कैटेगराइज किया तो देन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा. दैट वन इज अ स्ट्रक्चर्ड डेटा, सेकंड वन इज अ सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, एंड थर्ड वन इज अ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. बेसिकली होता क्या है कि आप लोग जो डेटा के बारे में पढ़े हैं, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, एंड हियर you use normally a SQL or Oracle for creating a table, means for storing the data or to retrieving the data. Means you can apply various query for storing the data and you can apply various queries for processing the data. So जो हमारा DBMS होता है, DBMS के केस में, means in the case of SQL or Oracle, you can process only for the data which are in the tabular format. जो डेटा टेबल के फॉर्मेट में है, केवल उन्हीं डेटा को आप लोग रिट्रीव करते या उन्हीं डेटा पे प्रोसेस करते हो. बट हमारे पास आज के करंट सिनेरियो में, व्हेन वी आर लिविंग इन 2020, जहां पे मोर देन 90% डेटा डेली यूज में हम यूज कर रहे हैं. एक नॉर्मली आदमी अब जियो के जमाने में 1.5 GB का डेटा पूरे 24 घंटे में खत्म कर दे रहा है. एक कल्पना में बताता हूं, इनको पढ़ने से पहले, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड के डिटेल में जाने से पहले मैं एक आपको सिनारियो दिखाना चाहता हूं, स्टडी कराना चाहता हूं कि डेटा किस तरीके से पिछले 2-4 सालों में कितनी तेजी से फैला है. तो एक एग्जांपल ले लीजिए, जियो का एग्जांपल ले लीजिए हैं हम लोग कि एक जियो का है और हमारे कंट्री में टोटल 121 करोड़ पब्लिक है और नियर अबाउट 60% पब्लिक विल यूज एंड्रॉयड सिस्टम. नॉर्मल फिगर फॉर कैलकुलेशन वी कैन से दैट दिस इज अ 120 करोड़ और 60% में 72 करोड़ पीपल्स यूज एंड्रॉयड सिस्टम. मैं इसमें ये कह रहा हूं कि मान लीजिए कि 50% लोग जो हैं वो जियो का कनेक्शन यूज कर रहे हैं, केवल जियो का. मैं आइडिया, वोडाफोन किसी की बात नहीं कर रहा हूं. मैं ये कह रहा हूं 50% लोग जियो का कनेक्शन यूज कर रहे हैं. रियल सिनेरियो में इससे भी ज्यादा होगा, हर एक आदमी के पास जियो का कनेक्शन है. देन 72 इज का हाफ करेंगे, देन नियर अबाउट 36 करोड़ लोग जियो का सिम यूज कर रहे हैं. और नॉर्मली मैं ये कह रहा हूं कि भाई 1.5 GB वाले पैकेज पे नहीं जाते, हम 1 GB वाले पैकेज पे जाते हैं. तो 36 करोड़ आदमी एक दिन में 1 GB का डेटा यूज कर रहा, आइदर फॉर सेंडिंग द डेटा और फॉर रिसीविंग द डेटा. सो हम ये कह सकते हैं कि भाई 36 GB करोड़ केवल आदमी तो मौज मस्ती में यूज कर ले रहा है. उसके बाद आप लोग कंप्यूटर पे बैठते हैं, नहीं बैठते कोई बात नहीं, लेकिन आप टीवी देख रहे हैं, सैटेलाइट से डेटा का ट्रांसमिशन वहां पे भी हो रहा है. आजकल हर सिनेरियो में ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन का टिकट
कटा रहे हैं वहां पे भी डेटा का यूज हो रहा है, बस में जा रहे हैं बस में भी हमारा डेटा का यूज हो रहा है, जीपीएस सिग्नल में डेटा का यूज हो रहा है, रॉकेट लॉन्चिंग में यूज हो रहा है, ब्लैक बॉक्स मींस एरोप्लेन में जा रहे हैं तो पर सेकंड का रिकॉर्ड करने के लिए वहां पे डेटा का यूज हो रहा है। तो हर जगह डेटा का यूज हो रहा है। देन यू कैन इमेजिन कि हाउ मेनी डेटा वी विल यूज फॉर आवर डेली लाइफ। और आज भी हम डीबीएमएस और एसक्यूएल के ऊपर पड़े रहे तो इतनी बड़ी डेटा को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे प्रोसेस कर सकते हैं, स्टोर कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारी सिनेरियो थी कि जब हम एक नॉर्मल जियो के कनेक्शन से 36 करोड़ जीबी डेटा पर डे प्रोसेस कर रहे हैं। मल्टीप्लाई कर लीजिए जरा महीने का और मल्टीप्लाई कर लीजिए एक साल का, कितना डेटा हमारे पास होगा। आपके मोबाइल से डेटा डिलीट हो जाता है, क्या रियल सिनेरियो में डेटा डिलीट हो जाता है? जो डेटा एक बार जनरेट हुआ वो डिलीट नहीं होगा, कहीं ना कहीं गार्बेज के फॉर्मेट में पड़ा रहेगा। जैसे आप लोग जो एक बार बोलते हो वो कभी खत्म नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं घूमता रहता है। उसी तरीके से डेटा एक बार जो जनरेट हो गया then we can delete from our system, local system, but really it can never be deleted from the real existence। किसी अनदर फॉर्मेट में हो सकता है, कोडिंग डिकोडिंग करके किसी अनदर फॉर्मेट में हम कर सकते हैं, बट there are no any way to delete that data। So when we talk about the structured, semi structured or unstructured, तो स्ट्रक्चर्ड डेटा वो डेटा होते हैं जो टैबुलर के फॉर्मेट में होते हैं, मींस जो रो और कॉलम के फॉर्मेट में होते हैं, मींस जो हम एसक्यूएल और ओरेकल के थ्रू प्रोसेस करते हैं। तो ऐसे डेटा हमारे स्ट्रक्चर्ड डेटा कहलाते हैं। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, जैसे आप एक्सएमएल पढ़ते हो तो एक्सएमएल में जो हमारा डेटा यूज होता है, बेसिकली एक्सएमएल इज यूज्ड फॉर द स्टोरिंग द डेटा एंड प्रोसेसिंग द डेटा। सो एक्सएमएल के थ्रू जो डेटा हमारा यूज होता है, या फिर आप जब लॉग इन करते हो आपकी एक लॉग फाइल्स जनरेट होती है, तो इस तरीके के डेटा हमारे होते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। और अनस्ट्रक्चर्ड की डेटा बात करें, जैसे कि आप लोग पीडीएफ फाइल जनरेट कर रहे हो, वर्ड फाइल जनरेट कर रहे हो, फेसबुक पे कमेंट कर रहे हो, फेसबुक पे लाइक कर रहे हो, यूट्यूब पे कमेंट कर रहे हो, या फिर व्हाट्सएप पे कमेंट करो, ये सारे भी तो डेटा हैं जो आप पूरा पैराग्राफ के फॉर्मेट में कमेंट लिख देते हो। तो ये हमारे डेटा हमारे क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। एंड वन अदर अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर मैं पूरे डेटा के सिनेरियो को स्टडी करूं तो ओनली 10 to 15% डेटा आर इन द फॉर्मेट ऑफ स्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड। मोर देन 90%, or we can say that more than 80% data are in the format of unstructured data। So जो टेबुलर फॉर्मेट में होते हैं, टेबुलर फॉर्मेट में कितने डेटा है, आपका अकाउंट डिटेल होगा, आप एज ए स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट का डिटेल होगा, बहुत होगा तो आपका आधार कार्ड बना होगा, आधार कार्ड का डिटेल होगा। यही तो डेटा होंगे आपके स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में यानी टेबुलर फॉर्मेट में। हो सकता है कि आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया हो, डीएल बनवाया हो तो उसका होगा टेबुलर फॉर्मेट में। आप वीजा बनवाए हो, पासपोर्ट बनवाया हो तो उसका डेटा होगा, वही हमारा होगा। लेकिन फिर भी वो डेटा आपके डेली लाइफ वाले 1 GB से कम ही है। जो आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देखते हो लगे हुए या फेसबुक चलाते हो उससे तो कम ही है। सो स्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा are only in 10 to 15%, whereas unstructured data is 85%. So for storing and for processing the tabular format data, already we you can easily understand which technology or which software you will use, that is the SQL or Oracle। When in the case of semi-structured, then you use a XML or any scripting language for storing and for processing the data. Sorry, semi-structured data, you use XML or any scripting language। And when we called about the unstructured data, then there are various technology which all run on the Hadoop framework, like as a Scoop, Mahout, OZ,
बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी हैं विच विल बी यूज फॉर द अनस्ट्रक्चर्ड डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा टाइप. NoSQL is another type of software or framework which are used for the unstructured data. So these are the three types of data available in current scenario. That one is a structured, semi-structured and unstructured. Now अब बात करते हैं कि ये जो डेटा है ये किस तरीके से आ रहा है, कितना आ रहा है और कैसे आ रहा है. So there is a concept of 3V in case big data, that is stand for 3V. First is the volume, second V is for velocity, and third one is just for variety. So these are 3V concept: volume, velocity and variety. Means जो डेटा हम डेली यूज में ले रहे हैं उसका वॉल्यूम कितना है, कितने साइज का है, 10 GB, 20 GB, 1 TB, 100 TB, 1000 PB, वॉल्यूम कितना है और वो कितनी स्पीड से आ रहा है या जा रहा है. कहने का मतलब जब आप कोई क्वेरी रन करते हैं या यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर रहे हैं तो कितनी जल्दी से वो हमारा वीडियो आ रहा है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दैट डेटा, एंड दिस वन डिपेंड ऑन द वेरियस थिंग लाइक एज अ नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट ऑफ और इंटरनेट कॉन्सेप्ट, उस पर भी डिपेंड करेगा. बट व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द डेटा, एंड थर्ड वन इज व्हाट आर द वैरायटी ऑफ डेटा, कितने टाइप के डेटा हमारे पास आ रहे हैं. तो अगर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटा है तो उनको हैंडल करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी. डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी से आ रहे हैं तो कोई ज्यादा तेजी से आ रहा होगा, कोई बहुत स्लो आ रहा होगा डेटा, या किसी डेटा को हमें ज्यादा तेजी से सेंड करना है, किसी डेटा को बहुत स्लो सेंड करना है. देन अगेन वी यूज अ मिक्सचर ऑफ टेक्नोलॉजी. एंड व्हाट इज द वैल्यूम, छोटा सा है या बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए भी हमें मिक्सचर्स ऑफ टेक्नोलॉजी यूज करने पड़ेंगे. मीन्स वी कैन नॉट वर्क ओनली ऑन द सिंगल कॉन्सेप्ट or single technology. So this one is the concept only for the data. डेटा क्या है, डेटा कितने टाइप का होता है और डेटा के फॉर्मेट क्या क्या है, मीन्स व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ 3V. तो अभी तक जितना हमने पढ़ा दैट ओनली फॉर द डेटा. नाउ वी विल सी व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बिग डेटा. सो इन द कॉन्सेप्ट ऑफ बिग डेटा I have already said that this is nothing but a data in the big amount. A data in the big amount. That is called the big data. A data in big amount is called big data. A data in big amount is called big data. Okay, fine. This one is the definition of big data. Now, अब हम बात करते हैं कि कोई भी अगर हम टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो दो ही काम होता है. पहला काम है कि डेटा को स्टोर करना और दूसरा काम है डेटा को प्रोसेस करना. दिस इज द टू वर्क ऑफ एनी कॉन्सेप्ट और एनी सिस्टम और एनी टेक्नोलॉजी, फॉर स्टोरिंग द डेटा एंड फॉर प्रोसेसिंग द डेटा. तो अब बिग डेटा मीन्स जो डेटा बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में है उसको हैंडल करने के लिए कॉन्सेप्ट आया, दैट इज ए हडूप. That one is known as the Hadoop. Hadoop is the framework, open source framework. Hadoop is an open source framework. Provided by Oracle. Hadoop is an open
source framework provided by Oracle, and Hadoop one is basically run on the Linux machine. लेकिन उसमें बाद में थोड़ा अपग्रेडेशन किया गया, तो वो अब विंडोज पे भी चल सकता है, विंडोज प्लेटफॉर्म पे. दैट विल बी कॉल्ड एज अ Hadoop 2. So Hadoop 1 originally run on the Linux machine. Now, in current scenario, Hadoop 2 will run on Linux as well as Windows platform. So, अगर हम Hadoop की बात कर रहे हैं, this is an open source, and the concept of Hadoop is given by the dog cutting. The concept is given by dog cutting. और ऐसा भी नहीं है कि Hadoop अचानक ही रिलीज हो गया. इससे पहले भी बहुत सारी कहानी हुई थी कि लाइक एज ए कि गूगल ने सबसे पहले जीएफएस बनाया था 2005 में, और याहू ने 2006-7 में एचडीएफएस बनाया, और इन दोनों को मिला करके मींस जीएफएस और एचडीएफएस, उसके बाद 2007-8 में कॉन्सेप्ट आया मैप रिड्यूस का, तो इन सबको मिला करके ही कॉन्सेप्ट आया हडूप का. नाउ इतना तो हमें पता चल गया कि हडूप क्या है. हडूप इज अ टेक्नोलॉजी विच इज यूज्ड फॉर द बिग डेटा केस, and this one is an open source platform run on the both Linux and Windows. Basically the concept of Hadoop is given by the dog cutting. अब जो बात हमने पहले कहा कि कोई भी अगर टेक्नोलॉजी आती है, then that technology have to work for first one is for storing the data and second one is for processing the data. So there are two things. First one is storing the data. First one is storing data, and second one is processing the data. Second one is the processing the data. So for storing the data we use HDFS, and for processing the data we use MapReduce. For storing the data we use HDFS. HDFS is stand for Hadoop Distributed File System, and second one is the MapReduce. तो एक एक कर को लेकर के चलेंगे. मीन्स फॉर स्टोरिंग द डेटा विच टेक्नोलॉजी वी यूज HDFS, and for processing the data we use MapReduce. So we will see one by one. Firstly, what is HDFS, and then what is the MapReduce. So HDFS is basically a special software used for storing the data. HDFS is a special design software used for storing the data on the concept of streaming access pattern. On the concept of streaming access pattern. Now there is a new word. What is the streaming access pattern? And streaming access pattern is known as a write once, read as many as times you want, but don't change the content, but don't change the content. Okay.
So this one is known as a streaming access pattern कि आप एक बार राइट करिए, एक बार राइट करने के बाद आप जितने मर्जी उतने टाइम्स उसको रीड करिए, लेकिन कभी भी उसमें मॉडिफाई करने का, चेंज करने का कोशिश मत कीजिए. दिस वन इज नोन एज द स्ट्रीमिंग एक्सेस पैटर्न. सो HDFS is used for the storing the data, and this will work on the concept of streaming access pattern. And the concept of streaming access pattern says that write once, read as many as times you want, but don't change the content of the pattern. So this one is the concept of HDFS. Now अगेन अगर हम नॉर्मल सिस्टम पे वर्क करते हैं, अपने लोकल कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, सो आपका जो हार्ड डिस्क होता है उसमें मेमोरी का फ्रेगमेंटेशन होता है, लाइक एज अ मेमोरी डिवाइडेड इनटू मेनी सेल्स, एंड द साइज ऑफ ईच सेल्स आइदर 2 KB और 4 KB. द साइज ऑफ, इसको मैं मिटा रहा हूं, आप लोग को नोट करना हो तो पॉज करके नोट कर सकते हैं. वीडियो लेक्चर का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि जहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा वहां पे पॉज करिए, फिर से रिवाइंड कर लीजिए. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द केस ऑफ नॉर्मल कंप्यूटर विच वी आर यूजिंग और रेगुलर बेसिस, लाइक एज अपना पर्सनल कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, देन मेमोरी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेल्स, मेनी सेल्स ऑफ सेम टाइप और सम द सेम स्टोरेज कैपेसिटी. So the size of each cell is either 2 KB or 4 KB normally, either the 2 KB or 4 KB. Means suppose we want to use the save the data which are 18 KB original size. Now when we will work on the 2 KB concept, then each cell store 2 KB data, and there will be 9 cells for storing the 8 KB data. And when we use 4 KB concept, then there is a cells which use 4 KB, again there is a cells 4 KB, again there is a cells which use for storing the 4 KB, for 4, for 8, for 12, and this one 16 KB data utilized हो गया. Now there are only 2 KB data which are not utilized by the any cells. Again 2 KB data store होगा, 2 KB data store होगा. बट आप लोग कहोगे सर जब सेल की साइज 4 KB है तो 2 KB डेटा तो हुआ, बाकी जो स्पेस बचा हुआ है वो कहां पे जाएगा? सो इन द नॉर्मल कॉन्सेप्ट ये 2 KB डेटा जो बचा हुआ है ये वेस्ट होगा, बर्बाद होगा, कहीं नहीं जाएगा. ठीक है, चलो जी. जब हमारा टेराबाइट एक हार्ड डिस्क 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट जो कि हम कहते हैं मेरा सबसे हायर कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर है i3 और 5 टेराबाइट हार्ड डिस्क, तो उस केस में तो 2 KB और 4 KB चल जाएगा. बट व्हेन वी टॉक अबाउट 1000 पेटाबाइट डेटा तो उसमें तो 2 KB और 4 KB करते करते पूरा जन्म निकल जाएगा, तो वहां पे 2 KB या 4 KB नहीं करते हैं. सो इन द केस ऑफ बिग डेटा और in the case of HDFS, memory size or the block of memory is either 64 MB or 128 MB. We can fix the size either 64 MB or 128 MB or any multiplications of 64, any multiple of 64 MB. So the size of each block, ठीक है, so size of each block is 64 MB or 128 MB or any which are multiple of 64 MB. And suppose that we want to use a data which are 40 MB, 40 MB के डेटा को मैं स्टोर करना चाह रहा हूं, देन
सपोज करिए 40 MB तो होगा नहीं, बहुत ज्यादा डेटा होगा, बहुत लार्ज डेटा होगा जब हम बिग डेटा के बारे में बात कर रहे हैं। बट फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कि मैं 40 MB डेटा स्टोर करना चाहता हूं, देन देयर इज अ ब्लॉक विच साइज इज आइदर 64 और 128। तो सपोज करिए कि मैं 64 लेकर के चल रहा हूं, तो 40 MB का डेटा तो स्टोर हो गया, लेकिन जो बाकी बचा हुआ है मींस 64 माइनस 40 दैट विल बी 24 MB। ये 24 MB जो ब्लॉक में स्पेस फ्री रह गया, दैट विल बी यूटिलाइज फॉर अनदर डेटा। जो नॉर्मल केस में हमारा था कि जिसमें 2 KB डेटा बच रहा था, स्पेस बच रहा था, that not will be utilized by the any other data, but in this case remaining 24 MB will be utilized by the another data. This one is another advantage of HDFS or big data. So these are the some concept of HDFS. अभी पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ, अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं, धीरे धीरे सारी चीजों को समझेंगे कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ HDFS एंड MapReduce. So basically HDFS have 5 demons. Demons means processor, which are called processor in the case of Windows, are called demons in the case of Linux. So basically there are 5 demons in the case of HDFS. First one is the name node. Second one is a secondary name node. Third one is a job tracker. Fourth one is a data node. And fifth one is a task tracker. These are the 5 demons in the case of HDFS. These first 3 are called master services. And second, last 2 is known as the slave services. So there are 5 demons in HDFS: name node, secondary name node, job tracker, data node, and task tracker. Each have their own properties. Each demons have their own responsibility. सबका काम अलग अलग होगा. And first 3, first, second, third means name node, secondary name node, and job tracker is known as a master services. Data node and task tracker is known as a slave services. 2 point noted that in case of master services or in the case of slave services, no any demons can communicate with each other. Means what? Means data node cannot communicate with the task tracker. Name node cannot communicate with the secondary name node. Name node cannot communicate with the job tracker. Secondary node cannot communicate with the name node. Secondary node cannot communicate with the job tracker. Job tracker cannot communicate with the secondary name node or name node. Means no two services, no two demons in a single services can talk to each other, means can communicate with each other. Yes, but name node can communicate with the data node and job tracker can communicate with the task tracker. These are the individual demons in the case of master services, and these are the individual demons in the case of slave services. No two demons can communicate with each other in the single services. Like as in master case, ये तीनों आपस में communicate नहीं करेंगे. In the case of slave, ये दोनों आपस में communicate नहीं करेंगे.
but the service of name node in the master services can communicate with the daemons of job data node in the slab services, and the same way the daemons job tracker in the master services can communicate with the task tracker in the slab services. So these are the 5 daemons in the case of HDFS. आगे देखते हैं कि HDFS का सर्विस क्या क्या होता है। HD HDFS कैसे वर्क करता है ये देखने से पहले हम कुछ नॉर्मल सिनेरियो को या अपने डेली लाइफ के सिनेरियो को समझते हैं। मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा, उस एग्जांपल को आप लोग ध्यान से समझिए। सपोज करिए कि आप एक ऐसी फैमिली से आते हैं जहां फार्मिंग होता है, खेती होता है, मतलब आप ये कह लीजिए आप किसान की फैमिली से आते हैं। तो सपोज करिए कि अभी आपके पास 1 एकड़ लैंड था और उस 1 एकड़ लैंड को जब आपने गेहूं बोया तो आपको 50 बोरी गेहूं मिला। ठीक है, तो उस 50 बोरी को रखने के लिए, या 50 बोरी आलू हुआ, आलू को कर लेते हैं, 50 बोरी आलू हुआ, तो उस 50 बोरी आलू को अगर आपके घर में जगह है तो आपने एक कमरे में आलू रख लिया। कहते आपके घर में टोटल 4 कमरे हैं और उस 4 कमरे में से 2 कमरा आपने अनाज रखने के लिए रखा हुआ है, रूम नंबर 1, और एक रूम नंबर 2। तो रूम नंबर 1 और रूम नंबर 2 अनाज के लिए, बाकी 2 को आप ऑक्यूपाई कर लिए अपने रहने के लिए, और हर एक रूम की कैपेसिटी है 50 बोरी की, इसकी भी कैपेसिटी है 50 बोरी। आपने एक बार खेती किया तो आपके पास 50 बोरी आलू हुआ, तो आप क्या करेंगे, उसको स्टोर कर लेंगे अपने घर में। ठीक है जी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सभी लोग प्रॉफिट हुआ आपको और गेहूं के आलू बेच करके, फिर अगली बार आपने क्या किया, 2 एकड़ लैंड ले लिया, 1 एकड़ लैंड और ले लिया, अब आपके पास 2 एकड़ हो गए। अगली बार जब आप फिर आपने आलू बोया तो सपोज करिए कि टोटल आपके पास 100 बोरी आलू हो गए, तो 50 बोरी आलू आपने एक रूम में रखा और 50 बोरी आलू आपने दूसरे रूम में रखा। तीसरी साल एक और 1 एकड़ खेती ले ली, अब आपके पास हो गए 150 बोरी आलू। 100 बोरी तक तो आप अपने घर में रख सकते हैं, लेकिन बाकी 50 बोरी क्या करेंगे, फेंकेंगे? 50 बोरी आप फेंकेंगे नहीं, तो कहां पे जाएंगे? आप सबको पता है कहां पे जाना है, कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज में जाएंगे, वहां पे एक बाबू बैठा होगा, बाबू अपने पास क्या रखेगा, एक कॉपी रखता है रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। तो आप कहां पे जाएंगे, कोल्ड स्टोरेज के पास जाएंगे, वहां पे एक मैनेजर बैठा होगा जो अपने साथ एक कॉपी लिया रहेगा, मीन्स रिकॉर्ड फाइल होगी उसके पास। तो जब भी आप कोल्ड स्टोरेज में गए और उस क्लर्क से मिले, तो क्लर्क ने क्या किया, अपना कॉपी उठाया और देखा कि भाई कौन से कमरे बने हुए, कौन से कमरे खाली हैं। जैसे कोल्ड स्टोरेज में बहुत सारे कमरे होंगे, लोग अपना सामान ले जा करके रख रहे होंगे, जैसे रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो जब इसने अपनी फाइल में चेक किया तो पाया कि भाई रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3 खाली था। तो क्लर्क ने बोला कि आप रूम नंबर 1 में ले जा करके अपने बोरे को रख दीजिए। तो मैं गया रूम नंबर 1 में अपने बोरे को रख दिया, मीन्स आलू को रख दिया। तो ये हमारी रियल सिनेरियो की कहानी होती है। जब भी हम अपने बोरे को, जब हमारी कैपेसिटी से बाहर का हो जाता है, तो हम कोल्ड स्टोरेज में ले जाकर के रख देते हैं। ठीक है, अब यही कहानी हम समझते हैं एचडीएफएस के केस में। सेम कहानी हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के केस में।
सो आप लोगों को जैसे पता है कि देयर आर 5 सर्विसेज, तो उन सारे सर्विस को हम ध्यान में रखेंगे। और एक मैं आर्किटेक्चर बना रहा हूं HDFS का। दिस वन इज द बॉक्स फॉर HDFS, जिसमें क्या होगा, नेम नोड होगा। एंड वन थिंग ऑल्सो रिमेंबर दैट देयर आर ओनली वन नेम नोड इन एवरी HDFS आर्किटेक्चर। देयर आर ओनली वन नेम नोड and many types of data node. Suppose kar this one is a data node 1, this one is the data node 2, data node 3, इसी तरीके से data node 4, data node 5, data node 6, data node 7 और data node 8। बहुत सारे डेटा नोड होंगे। नोड कहने का मतलब क्या है? बेसिकली एक नॉर्मल सिस्टम होगा, एक नॉर्मल कंप्यूटर होगा, जो हमारे पास ये 8 मशीन है, मीन्स 8 कंप्यूटर है। हर एक मशीन का अपना अलग प्रोसेसर होगा, अपना अलग हार्ड डिस्क होगा स्टोरेज करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसर होगा। ये भी हमारा एक मशीन है। तो ये जो डेटा नोड होते हैं, मीन्स रैक अवेयरनेस इज द कॉन्सेप्ट इन द केस ऑफ बिग डेटा, जहां पे एक अलमारी होती है, उसमें कई सारे रैक लगे होते हैं और हर एक रैक में कई सारे सीपीयू लगे होते हैं। तो सपोज करिए एक रैक ये था, एक रैक ये था, और हर एक रैक में हमारे पास 4 सीपीयू रखे हुए हैं, तो 8 सीपीयू हो गए। ये हमारा डेटा नोड है। और सारे सीपीयू हमारे नॉर्मल सीपीयू होंगे, जैसा हम घर में यूज करते हैं, कोई बहुत बड़ा हाई फाई सीपीयू नहीं होगा। हाँ, लेकिन नेम नोड थोड़ा हाई फाई रखना पड़ेगा, बिकॉज दिस वन इज द सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर। नेम नोड इज नोन एज अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हमारा नेम नोड फेल कर गया तो बिग डेटा यानी HDFS वहीं पे क्रैश कर गया। सो इट इज मैंडेटरी that you will make name node as a powerful machine. Okay, fine. And now कि मैं क्या करना चाह रहा हूं कि मेरे पास एक फाइल है जिसकी साइज 128 MB है। फिर मैं बता रहा हूं कि दिस इज द नॉट एग्जांपल ऑफ बिग डेटा, बट समझने के लिए मैं 128 MB का फाइल लेकर के जा रहा हूं। बिग डेटा में 128 MB की फाइल यूज नहीं होगी। चलो मैं कर देता हूं 130 MB। ठीक है। अब क्या होगा, वी ऑल नो दैट इन द केस ऑफ बिग डेटा द साइज ऑफ ईच ब्लॉक आइदर 64 MB और 128 MB और द मल्टीपल ऑफ 64 MB। तो मैं कह रहा हूं कि मैं कॉन्सेप्ट लेकर के चल रहा हूं 64 MB का, देन दिस 138 MB विल डिवाइडेड 64 प्लस 64 प्लस 2। अगर आप तीनों को जोड़ लेंगे तो आपको 138 MB मिल जाएगा। मीन्स 138 MB डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 64 MB, 64 MB एंड 2 MB। सपोज दैट द फाइल ऑफ दिस इज a.txt। नाम रख लिया a.txt, इसका नाम रख दिया b और इसका नाम रख दिया c। अब मुझे क्या करना है, इस 130 MB फाइल को, ये यूजर है, एक यूजर है लाइक मैं ही हूं, तो मैं इस डेटा को स्टोर करना चाह रहा हूं अपने बिग डेटा सिस्टम पे, मींस HDFS पे। ऑलवेज व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टोरिंग, देन वी विल टॉक अबाउट द HDFS, Hadoop Distributed File System. So when we want to store 130 MB data, then firstly we fragment these data in the form of 64 or 128. So here we take in the form of 64, 64 and remaining 2. Now, being as a client, I will contact with the name node that I want to store a file which size is 130 MB. Okay, मैं name node के पास गया,
नेम नोड अब क्या करेगा, दैट हैव अ फाइल्स लॉग फाइल्स, एडिट लॉग फाइल्स, दैट हैव अ लॉग फाइल्स, जिसके पास सारा रिकॉर्ड होगा हर एक डेटा नोड का। एक जैसे कि कलर कोल्ड स्टोरेज में अपने पास से कॉपी लेकर के रखता है, उसी तरीके से नेम नोड मेंटेन अ लॉग फाइल्स व्हिच हैव ऑल द रिकॉर्ड अबाउट द डेटा नोड। तो नेम नोड में ने अपने लॉग फाइल्स में सर्च किया और कहा कि यस यू कैन स्टोर दिस डेटा एंड आई हैव अ स्पेस एट डेटा नोड 1, डेटा नोड 5 एंड डेटा नोड 8। हमारे पास यहां पे जगह है। तो नेम नोड ने ये बताया, तो नेम नोड का रिप्लाई फिर से कहां पे आएगा, क्लाइंट के पास आएगा। दिस वन इज अ क्लाइंट, क्लाइंट के पास आएगा और क्लाइंट के पास पता चलेगा कि यस वी हैव अ स्पेस एट द डेटा नोड 1, 5 एंड 8। अब डेटा नोड क्या करेगा, डेटा नोड एक फाइल एक सॉरी नेम, ये क्लाइंट जो है एक फाइल डेटा नोड 1 पे रखेगा, लाइक एज ए डॉट टी एक्स टी, डेटा नोड 1 पे रख दिया। एक फाइल 5 पे रखेगा तो एक फाइल 5 पे रखा, सपोज करिए कि दिस विल बी बी डॉट टी एक्स टी। और एक फाइल कहां पे रखेगा, 8 पे रखेगा, तो एक फाइल कहां पे रख दिया, 8 पे। सो दिस वन सपोज दैट हियर वी विल पुट सी डॉट टी एक्स टी। तो क्लाइंट ने डेटा नोड पे रख दिया। देखिए दो रोल खत्म हुआ। पहला रोल कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट सेंड किया नेम नोड के पास, नेम नोड ने अपनी लॉग फाइल्स में चेक किया और उसने बताया कि 158 डेटा नोड पे स्पेस फ्री है। देन इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लाइंट दैट इट विल सेंड द डेटा एट डेटा नोड 1, 5 एंड 8। तो इसका रोल भी खत्म, इसका रोल भी खत्म। अब रोल आता है डेटा नोड का। Remember one thing, each data available in the HDFS replicate themselves 3 times. Means कहने का तात्पर्य ये है कि a.txt means this 64 MB data which we are storing at data node 1 will replicate 2 times more, and it is the responsibility of the data node where it want to replicate. So suppose that yes, you can replicate at data node 2 and you can replicate data node 3. तो जो ओरिजिनल में 64 MB डेटा यहाँ पे था, सेम डेटा हमारा यहाँ पे भी रहेगा, सेम डेटा यहाँ पे भी रहेगा। अगेन दिस इज अ क्वेश्चन अराइज, सर सो देयर इज द लॉस्ट ऑफ मेमोरी। ये सेम डेटा हम 3 जगह रख रहे हैं तो फायदा क्या हुआ, वी विल वेस्टेज आवर मेमोरी। यस वी विल वेस्टेज आवर मेमोरी बट वी कैन सिक्योर आवर डेटा because data is more important in compare of memory. Here we not using any hi-fi system, we are using our traditional system. डेटा अगर हमने 64 MB पे सॉरी DN1 पे रखा, मींस डेटा नोड 1 पे रखा, एंड बाय द वे एनी टाइम्स ये डेटा नोड 1 क्रैश कर गया, देन डेटा कहां जाएगा। So for securing these data, we replicate this data on data node 2 and data node 3. तो अगर डेटा नोड 1 अगर क्रैश कर गया तो हमारा डेटा यहां पे और यहां पे पड़ा हुआ है, नोड 2 और नोड 3 पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो when data node 1 will store a.txt, then automatically it replicate the data on another node and send the information to the name node that I have replicated my original data at data node 2 and data node 3, and this will be recorded in the log files. Originally data a.txt will store on data node 1, but it will be replicated on data node 2 and data node 3. So this information now will be edited and saved in the log files. So this is known as a edit log files, because each and every time this log file will be edited. जब भी कोई भी मॉडिफिकेशंस होगा, जब भी किसी डेटा नोड से कोई इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, तो नेम नोड के अंदर जो एडिट लॉग फाइल्स है वो एडिट होता रहेगा। अगर सपोज करिए कि डेटा नोड 1 क्रैश कर गया,
डेटा नोड 1 क्रैश कर गया, तो इस केस में क्या हमारे पास 3 रिप्लिकेटेड फाइल है? नहीं है, वी हैव ओनली 2 रिप्लिकेटेड फाइल दैट विल बी अवेलेबल ऑन DN2 and DN3. Now again, either DN2 or DN3 make another replicated file one times. या तो DN2 करेगा या DN3 करेगा, कोई एक रिप्लिका फाइल और जनरेट कर देगा and send information to the name node. ठीक है, name node, we can say that the physical data available at the data node, physical data available on the data node, but the record is available on the name node. And so this is the whole concept कि कैसे डेटा रिप्लिकेट हो रहा है. डेटा ओरिजिनली में हमारे पास DN1 में था, लेकिन हडूप का कॉन्सेप्ट कहता है वी विल रिप्लिकेट द डेटा 2 मोर टाइम्स. सो DN1 ने DN2 और DN3 पे रिप्लिकेट किया and send a message to name node that I have replicate our data at data node 2 and data node 3. But by the way, किसी कारणवश data node 1 will be crash, then either DN2 or DN3 make a third replicated copy on another data node and send information to the name node that this data node is not alive and I make a replicated copy on DN4. And one another things that each data node available in the HDFS system send a heartbeat to the name node. Send a heartbeat to the name node every 3 seconds. हर एक 3 सेकंड के बाद, after every 3 seconds, each data node will send a heartbeat that yes, I am alive, I am not dead. अभी मैं जिंदा हूं, मरा नहीं हूं. तो नेम नोड को पता चलता रहता है कि हाँ, हमारे HDFS में जितने भी डेटा नोड है सारे के सारे वर्किंग कंडीशन में है. बाय द वे, अगर 3 सेकंड बाद डेटा नोड 1 ने हार्ट बीट सेंड नहीं किया नेम नोड 1 को, देन नेम नोड 1 विल वेट फॉर 10 साइकिल. नेम नोड 1 विल वेट फॉर 10 साइकिल, नॉट 10 सेकंड. 10 cycle means 30 second for the heartbeat of data node 1. अगर फिर भी रिसीव नहीं करता है, then name node 1 DN1 को डिक्लेयर कर देगा कि तुम अब मर चुके हो. So this one is the whole scenario how data will be stored. And when we talk about how data will be stored, then we will talk about HDFS concept. So this one is the whole scenario कि बिग डेटा में HDFS के केस में डेटा कैसे सेव होता है. अगले लेक्चर में हम मैप रिड्यूस के कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे कि मैप रिड्यूस का वर्क फ्लो किस तरीके से होता है, मींस डेटा को प्रोसेस कराने में क्या कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है और कैसे किया जाता है.